हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊं व गढ़वाल में गोरखा शासन। तो गोरखा शासन से संबंधित 3 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी ये चौथी वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, आज हमारा गोरखा शासन समाप्त हो जाएगा, यानी कि 4 वीडियो में हमने गोरखा शासन पूरा कवर कर लिया है। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज गोरखों का राजस्व प्रशासन हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे गोरखों ने उत्तराखंड में क्या क्या कर लगाए थे, उन करों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे गोरखों के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं गोरखों का राजस्व प्रशासन से। देखिए, गोरखा काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में गोरखा काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भू राजस्व ही गोरखा काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे मानाचौल कहा जाता था। ये मानाचौल दोस्तों नाम आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मानाचौल इसे कहा जाता था। देखिए, फिर देखिए, तथा मंदिरों को दान में दी गई भूमि को गूंठ कहा जाता था। तो गोरखा काल में जो भूमि मंदिरों को दान दी जा रही है, उस भूमि को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा गूंठ। तो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर देखिए, गोरखा काल में आय का एक अन्य स्रोत दासों का विक्रय भी था। देखिए, यहाँ पर पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार में भीमगोड़ा के निकट एक मंडी लगा करती थी, जहाँ पर दासों का विक्रय किया जाता था गोरखा काल में। देखिए, दासों का विक्रय हो रहा है गोरखा काल में। अभी हम लोग चंद राज्यों से पढ़ चुके हैं, हम लोग पवार राज्यों से पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं पढ़ा कि उनके काल में दासों का विक्रय होता था। लेकिन यहाँ पर गोरखा काल में दासों का विक्रय हो रहा है, और राज्य की आय का एक स्रोत भी ये बने हुए हैं। मतलब ये कहा जाता था कि गोरखों ने यहाँ पर करीब 2-3 लाख लोगों को दास बनाकर बेचा था उत्तराखंड में, जब तक इन्होंने शासन किया था। तो ये 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक ये लोग दासों को बेच दिया करते थे उस टाइम पे। तो अभी चलिए, इन दासों के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, गोरखा काल में भूमि कर का निर्धारण करते समय कृषकों के हित की बजाय सैनिकों के हितों का ध्यान रखा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस समय भूमि कर का ये लोग निर्धारण करते थे। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, जो पिछली वाली वीडियो पढ़ा चुका हूँ आपको, कि इस समय जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, जो गोरखों के जो सेनापति थे, वही यहाँ पर शासन कर रहे थे। अब वही लोग करों का निर्धारण करते हैं। अब वो लोग अपने हितों का ध्यान रखते थे, ना कि कृषकों के हितों का ध्यान। जैसे कि गोरखा काल उत्तराखंड में काफ़ी, हम लोग कह सकते हैं, उत्पीड़न का काल रहा है। यहाँ की जो प्रजा पर गोरखों ने काफ़ी अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, वो अपने ही हितों का ध्यान रखते हैं, कृषकों के हितों का तक ध्यान वो लोग नहीं रखते हैं, और बल्कि सैनिकों के ही हितों का वो लोग ध्यान रखते थे। फिर देखिए, गोरखों ने चंदों की 36 रकम 32 कलम की प्रथा को समाप्त कर नए कर लगाए थे। देखिए, चंदों की जो कर नीति थी, उसको 36 रकम 32 कलम कहा गया है। ये तो मैं आपको चंद काल में पढ़ा ही चुका हूँ। इन्होंने क्या किया, इस जो ये यहाँ पर प्रथा चल रही थी चंदों के समय 36 रकम 32 कलम की, इन्होंने इसको समाप्त किया और यहाँ पर नए नए कर लगाने शुरू किए। हालांकि कुछ कर जो चंदों के समय चले आ रहे थे, कुछ कर वो भी इन्होंने रहने दिए थे। चलिए ठीक है। अब देखिए, गोरखों द्वारा लगाए गए कर हम लोग पढ़ते हैं। गोरखों ने यहाँ पर कौन कौन से कर लगाए थे, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे पवार काल में लगाए गए कर हो, चंद काल में लगाए गए कर हो, और गोरखा काल में लगाए गए कर हो, तो यहाँ से हमेशा से ही अभी तक जो वर्तमान में जो पेपर बन रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से आपको ये पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर क्या था, देखिए, यह भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी। सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि गोरखा काल में पुंगाड़ी कर क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह एक भूमि कर था। और इससे कितनी सालाना आय होती थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.5 लाख रुपये इससे सालाना आय होती थी। और देखिए, क्वेश्चन ये बनेगा कि गोरखा काल में सैनिकों का वेतन किस कर से दिया जाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पुंगाड़ी कर से ही गोरखा काल में सैनिकों का कर दिया जाता था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, आता है सलामी कर। सलामी कर क्या था, गोरखा अफसरों को दिया जाने वाला यह एक नजराना था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ऐसे बनेगा कि सलामी कर क्या था, गोरखा काल में सलामी कर क्या था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, गोरखा अफसरों को दिया जाने वाला एक प्रकार का नजराना यह हुआ करता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
दोस्तों एक बात मैं आपको ये बताऊं, आप हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको नई नई चीज़ें आपको मैं दोस्तों शेयर करता रहता हूं, नई नई चीज़ें आपको वहां से मिलती रहती हैं। कोई भी अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी देनी हो, तो मैं आपके फेसबुक पेज से ही वहाँ पर देता हूँ, तो आप वहाँ से जरूर ऐड हो जाइए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं टीका भेंट कर की। टीका भेंट कर क्या था देखिए, विवाह व शुभ अवसरों के समय लिया जाने वाला यह एक करता, मतलब जैसे किसी का विवाह हो रहा हो तो उससे कर लिया जाएगा, और जैसे कोई शुभ अवसरों का समय हो तो उसमें भी एक टीका भेंट नामक कर था, वो उस समय राज्य में लिया जाता था। चलिए ठीक है, फिर आएगा तिमारी कर। तिमारी कर का था, फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना के रूप में यह लिया जाने वाला कर था, मतलब कि सूबेदार और फौजदार ये कर वसूलते थे 4 आना और 2 आना के रूप में। फिर देखिए अगला आता है मांगा कर। मांगा कर क्या था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर के रूप में इसमें लिया जाता था। अब देखिए यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मांगा कर के रूप में मतलब क्या लिया जाता था, तो आपका तरीका आ जाएगा 1 रुपया लिया जाएगा, और किससे, नौजवानों से यह कर लिया जाता था। डायरेक्ट डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि गोरखा काल में नौजवानों से लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, मांगा कर। चलिए ठीक है, और जो यह मांगा कर था यह युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में इसे वसूला जाता था। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, गोरखा काल में युद्ध के समय तात्कालिक कर के रूप में कौन सा कर वसूला जाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मांगा कर। फिर देखिए अगला आता है सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर क्या था देखिए, प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया कर के रूप में, मतलब जो भूमि थी प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया कर के रूप में यह लगता था। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 रुपया यहाँ पर भी आ रहा है, 1 रुपया यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये 1 रुपया लिया जा रहा है नौजवानों से, और यह 1 रुपया लिया जा रहा है बीसी भूमि पर से। तो ये अलग अलग दोनों हैं, इनको आपको ऐसे इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग तरीके से इनको याद करना है। सुवांगे दस्तूर भूमि में लग रहा है, और जो मांगा कर है वह नौजवानों से वसूला जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं अगला कर। अगला कर है सोन्या फागुन कर। ये सोन्या फागुन कर क्या था देखिए, उत्सवों के खर्च के लिए इसमें देखिए उस उत्सवों के खर्च के लिए इसमें भैंसे व बकरे लिए जाते थे। देखिए जैसे राज्य में कोई उत्सव हो रहा हो, उससे खर्च के लिए इसमें भैंसे व बकरे लिए जाएंगे। इसमें देखिए कर के रूप में लिया क्या जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है, कर के रूप में भैंसे व बकरे इसमें लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों गोरखों ने उत्तराखंड में काफ़ी सारे कर लगाए थे, तो उन हर एक कर के बारे में हमको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए फिर अगला कर हम लोग देखते हैं। अगला कर है आपका टान कर, जिसे टाट कर भी कहते हैं, टाट कर हो, टान कर हो, इसे तान कर भी दोस्तों बोला गया है। तो एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग किताबों में हमको अलग अलग नाम देखने को मिलता है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है, एक ही नाम है, टान कर हो, टाट कर हो या फिर तान कर हो। चलिए ठीक है, देखिए इसे टान यानी कि कपड़ा कर भी कहा जाता था। अब देखिए इसे कपड़ा कर क्यों कहा जाता था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसे हिंदू व भूटिया बुनकरों से लिया जाता था, जो बुनकर रहेंगे उनसे इस कर को लिया जाएगा। ये चरखे व करघे में भी यह कर लगाया जाता था, तो ये महत्वपूर्ण है। जो टान कर आएगा वह हिंदू व भूटिया जो बुनकर होंगे उनसे लिया जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखते हैं अगला कर मिझारी कर। मिझारी कर क्या था, शिल्पकर्मियों तथा जागरियों ब्राह्मणों पर यह कर लगाया जाएगा। तो शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला कर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिझारी कर। चलिए ठीक है, फिर अगला कर हम लोग देखते हैं। अगला कर है मरो कर। अभी मरो कर क्या था, पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला यह एक कर था। फिर देखिए अगला आता है रहता कर। रहता कर क्या है, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर, यानी कि जो व्यक्ति गांव छोड़कर भाग गए हैं उन पर यह कर लगता था। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला आता है बहता कर। ये बहता कर यानी कि छिपाई गई संपत्ति पर लगाया कर था, छिपाई गई संपत्ति पर लगाया कर बहता कर। देखिए गोरखा काल में क्या हो रहा था, काफ़ी लूट खसोट का काल था, सैनिक जो थे काफ़ी लूटपाट मचाते थे। तो लोगों ने क्या किया था, उन सैनिकों के डर से, गोरखाओं के डर से जो अपना धन था वह घड़ों में भरकर उसको जमीन में गाड़ दिया था। तो गोरखों को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो उन्होंने एक एक कर लगा दिया, बहता कर, यानी कि छिपाई गई संपत्ति पर यह एक कर लगा दिया। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं अगला आता है घी कर। घी कर क्या रहेगा, दुधारू पशुओं के मालिकों पर लगने वाला यह कर था। कौन सा, घी कर, दुधारू पशुओं के मालिकों पर लगने वाला यह एक कर था। ठीक है, फिर अगला देखते हैं मौकर। मौकर देखिए देखिए जब हम लोग पहाड़ों की साइड को जाते हैं तो मौ का मतलब होता है परिवार। मौ का मतलब परिवार होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अगर उत्तराखंडी वाली भाषा में अगर बोले, गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा में बोले, तो परिवार मौ को यानी कि परिवार ही बोला जाता है। तो
मौकर लगता था, यह प्रति परिवार से 2 रुपया कर था। इसे घर ही बिचही भी कहा जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे घर ही पिछही के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, तो आपको घर ही पिछही और मौकर दोनों ही याद रखने हैं। ये एक ही कर हैं, ये एक ही नाम है वैसे तो, ये घर ही पिछही भी इसको कहा जाएगा। तो घर ही पिछही हो मौकर हो, बात एक ही है, यह प्रति परिवार पर लगेगा। घर ही पिछही कहें या फिर मौकर कहें, यह प्रति परिवार से 2 रुपया कर के रूप में लिया जाएगा। चंदों ने भी इस कर को लगाया था। हमने चंद्रकाल जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था मौकर के बारे में, घी कर के बारे में, तो ये कर वहाँ पर भी लगे थे। कुछ कर इन्होंने चंद्रकाल में जो चल रहे आ रहे थे उन करों को यथावत बनाए रखा था, और कुछ कर गोरखाओं ने नए भी लगाए थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला कर आता है अधनी दफ्तरी कर। अब ये अधनी दफ्तरी कर क्या था? राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। मतलब जो राजस्व का काम कर रहे हैं राज्य में जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन के लिए खस जमींदारों से इस कर को लिया जाएगा। कौन सा कर? अधनी दफ्तरी कर। अगला कर है जान्या शून्य कर। ये जान्या शून्य कर क्या था? राज्य कर्मचारियों से लगान के संबंध में पूछने पर लिया जाने वाला यह एक कर था। मतलब अगर कोई किसान हो, कोई व्यक्ति हो, अगर वह लगान के संबंध में कोई बात राज कर्मचारी से पूछ रहा है तो पहले उसको जान्या शून्य कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही वह यह जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर देखिए अगला आता है दोनिया कर। दोनिया कर क्या था? पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला यह एक कर था। या क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि गोरखा काल में पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? दोनिया कर पशुचारकों से लिया जाएगा। जो ये पहाड़ी पशुचारक होंगे उनसे यह कर लिया जाएगा। फिर देखिए अगला कर आता है कुसही कर। कुसही कर तो पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ब्राह्मणों द्वारा जमीन हथियाने पर कुसही नामक कर लिया जाता था। देखिए ब्राह्मण कृषकों, हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण कृषकों पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो जो दो प्रकार से कर लगेगा। जैसे ब्राह्मण कृषकों पर तो यह कर लगता ही था, और ब्राह्मणों द्वारा जमीन हथियाने पर भी कुसही नामक कर लिया जाता था। चलिए ठीक है, कुसही कर महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों पर अभी तक कोई कर नहीं लगा है। तो ये गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था, तो यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कुसही कर। फिर देखिए अगला आता है सायर कर। सायर क्या था? यह एक सीमा कर था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है पगड़ी कहें या पगड़ी कहें, बात एक ही है। तो पगड़ी कर क्या रहेगा? जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर यह कर लगता था। कौन सा? पगड़ी कर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला कर आएगा मेजबानी दस्तूर। अब ये मेजबानी दस्तूर कर क्या था? ढाई आने के रूप में यह उस समय लिया जाता था। देखिए स्थानीय जनता से उनकी सुरक्षा के एवज में, मतलब कि स्थानीय जो जनता होगी उनकी सुरक्षा के एवज में मेजबानी दस्तूर नाम का कर गोरखों ने वसूला था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए इनके अतिरिक्त गोबर व पुछिया नामक कर भी थे। गोबर व पुछिया नामक कर भी इस समय लगाए गए थे। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि गोरखों के काल में गोबर व पुछिया क्या थे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार के कर थे। गोबर कर पशुओं पर ही लगाया गया होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए बख्शीश, ऊपरी रकम, कल्याण धन, केरू, केरू घरऊ, खूना, अड़ी, ये भी सब वहाँ पर कर हुआ करते थे। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है खूना क्या था, अड़ी क्या था, धन धन केरू कल्याण धन क्या था, केरू घरऊ क्या था। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सभी के सब क्या थे? ये सभी सब कर थे। फिर देखिए गोरखा काल में जो लोग कर नहीं दे पाते थे उन्हें दास के रूप में 10 रुपये से 150 रुपये मूल्य तक बेच दिया जाता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो गोरखों के समय में दासों का विक्रय भी राज्य की आय का स्रोत था। हरिद्वार में जो सबसे बड़ी मंडी हरिद्वार का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो भीमगोड़ा नामक स्थल है वहाँ पर इनकी मंडियाँ लगा करती थी, और 10 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में उस समय बेच दिया जाता था दास, मतलब जो व्यक्ति होंगे उनको दास बनाकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि गोरखों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया था और यहाँ पर व्यक्तियों को दास बनाकर भी यहाँ पर बेच दिया। जबकि चंदों और परमारों के काल में ऐसी कोई घटना नहीं होती जहाँ पर कि लोगों को दास बनाया जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है। ये हमको गोरखों के काल में ही देखने को मिलती है। फिर देखिए गोरखा काल में उत्तराखंड में एक आदेश जारी हुआ कि स्त्रियां छत पर नहीं चढ़ सकती। यदि कोई स्त्री छत पर चढ़ती तो उसे अर्थदंड देना पड़ता था। ये पिछली वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ ऐसा वहाँ पर शासकों ने किया था, जो स्त्री छत पर चढ़ेगी तो उससे अर्थदंड वसूला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इतने सारे उत्पीड़न गोरखों ने किए हुए हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर, उत्तराखंड की जनता पर। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता का कैसा हाल उस समय रहा होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। फिर देखिए
चंद राजाओं में लक्ष्मी चंद, थोड़ी सी हम लोग लक्ष्मी चंद की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर शायद मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो हम लोग उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए, चंद राजाओं में लक्ष्मी चंद ऐसा राजा था जिसके करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोरखा काल में स्त्रियों का छतों में जाना बंद हो गया है, वैसे देखिए लक्ष्मी चंद ने भी अपने राज्य में काफ़ी सारे कर लगाए थे, जिसके करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किस चंद्र शासक के समय में लोगों ने करों के भय से छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना आरंभ किया था? तो आपको तरीका आ जाएगा लक्ष्मी चंद के समय। चलिए ठीक है, ये तो होगी गोरखों की संस्कृति, गोरखों के करों के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं गोरखों का समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में, जो जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में। देखिए, गोरखों का समाज, धर्म और संस्कृति। देखिए, गोरखों का अपना एक पृथक समाज होता था। वे किसी जाति विशेष के न होकर पृथक नस्लों व जातियों के एक समूह थे। मतलब कि वो कोई एक विशेष जाति के रूप में नहीं थे, एक पृथक नस्लों व जातियों के एक समूह के रूप में वो लोग थे। हम इनको कह सकते हैं मिश्रित मिश्रित समाज, इसको हम लोग कह सकते हैं। जो गोरखा लोग हैं, जो गोरखों का समाज है, उसको हम लोग कह सकते हैं मिश्रित समाज, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, गोरखा समाज एक क्या था? मिश्रित समाज था। हिंदू जाति व्यवस्था से इनका हिंदू हिंदू जाति व्यवस्था से इनका हिंदू जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था। थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गोरखों का हिंदू जाति व्यवस्था से कोई भी संबंध नहीं था। यानी कि देखिए, ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन जैसे कि हिंदू धर्म को तो मान रहे हैं, लेकिन जो हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है उसको ये लोग नहीं मानते थे, उससे इनका कोई भी संबंध नहीं था। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के तो ये अनुयायी थे, तो लेकिन ये लोग जो हिंदुओं की जाति व्यवस्था थी उसको ये लोग नहीं मानते थे, उससे इनका कोई संबंध नहीं था। फिर देखिए, गोरखा स्वभाव से क्रोधी व जिद्दी हुआ करते थे। देखिए, गोरखाओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी जिद्दी हुआ करते थे, काफ़ी स्वभाव से क्रोधी हुआ करते थे। आतंक, ये लोग जहाँ पर भी जाते थे सब कुछ उजाड़ दिया करते थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आतंक मचा दिया करते थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, गोरखों का थोड़ा सा खान पान हम लोग जानते हैं। देखिए, गोरखा मांस व मदिरा प्रेमी थे। मांस व मदिरा, ये लोग मांस बहुत खाते थे, ये लोग मदिरा बहुत पीते थे। अभी भी देखिए, अभी भी अगर हम लोग नेपाल में देखते हैं तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ मदिरा का हम लोग देख सकते हैं। आप अगर नेपाल में अगर जाएंगे ना, तो आपको वहाँ जो शराब होगी, जो मदिरा होगी, वो आपको हर मतलब वहाँ ऐसे नहीं कि भट्टी, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भट्टियाँ आपको दिखती हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर, भारत में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ खुले में एकदम शराब बिकती है। तो आज भी हम लोग अगर नेपाल जाते हैं, हमको आज भी देखने को मिलता है जो गोरखा हैं, जो नेपाली हैं, वो मांस के बहुत शौकीन हैं, मदिरा के बहुत शौकीन हैं। और ये लोग सूअर का मांस विशेष रूप से खाते थे, मतलब कि विशेष रूप से इसको पसंद करते थे। और देखो, जाड़ या चकती, ये लोग उस समय शराब को कहा करते थे, जाड़ व चकती। चलिए ठीक है। और ये लोग जैसे कि इनका जो रोटी की तुलना में ये कहा जाता है, रोटी की तुलना में इनको ज़्यादा चावल यानी कि भात इनको ज़्यादा पसंद था। तो ये छोटी छोटी दोस्तों बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में ना भी आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बात पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए, इनके धर्म के बारे में कुछ हम जानते हैं। देखिए, गोरखे बौद्ध व हिंदू दोनों धर्म के अनुयायी थे। गोरखों की सनदों में दुर्गा पूजा का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, अगर दुर्गा पूजा का उल्लेख मिल रहा है तो हिंदू धर्म के अनुयायी होंगे ना, तो इसलिए गोरखों को बौद्ध व हिंदू धर्म का अनुयायी कहा गया है। लेकिन देखिए, इन्होंने जो हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी उससे इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म के अनुयायी अवश्य थे। चलिए ठीक है, फिर देखिए, गोरखों का प्रिय त्योहार दसाई है, यानी कि दशहरा है। क्वेश्चन दोस्तों अगर यहाँ बन गया कि गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा है, तो आपको तरीका हो जाएगा दसाई यानी कि दशहरा। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो आपको तरीका आ जाएगा महावीर थापा ने किया था 1796 ईस्वी में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर देखिए, गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। जो उत्तरकाशी में जो गंगोत्री मंदिर है उसका निर्माण कौन कराएगा, अमर सिंह थापा। और उस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, माधव सिंह भंडारी ने। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ अभी आपको डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग ये लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, गोरखा काल में वरदाचार्य ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की छत का नवीनीकरण कराया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोरखा काल में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की छत का नवीनीकरण किसने कराया था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, वरदाचार्य ने। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा था, गोरखा मांस व मदिरा प्रेमी थे। सुअर का मांस इनको विशेष रूप से मतलब विशेष रूप से इनको
अच्छा लगता था, या फिर कह सकते हैं मतलब इनको पसंद था। देखिए गोरखों के इसी खान-पान के कारण जो इनको हिंदू जाति व्यवस्था थी उससे ये लोग काफ़ी दूर थे, क्योंकि हिंदू जाति व्यवस्था और गोरखों की जो उनकी खान-पान था, उनका रहन-सहन था, उसमें काफ़ी अंतर हुआ करता था। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो गोरखे लोग थे वो उत्तराखंड में, हम लोग कह सकते हैं जो उत्तराखंड के लोग थे उनसे ज़्यादा निकट नहीं आ सके थे, क्योंकि इनके जो खान-पान है, इनकी जीवन शैली है वो यहाँ पर के लोगों से काफ़ी अलग थी। इस कारण से ये लोग हिंदू जाति व्यवस्था थी उसको नहीं अपना पाए, लेकिन हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन जो जाति व्यवस्था थी उसके संबंध में इनका कोई उससे संबंध नहीं था। और देखिए 1857 की एक हम लोग बात कर लेते हैं। 1857 में जिस समय यहाँ पर क्रांति होती है, भारत की क्रांति, जिस समय 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्रांति क्यों हुई थी? वो क्रांति इसलिए हुई थी कि जो वहाँ पर कारतूस थी, गोले की कारतूस थी, ऐसा ये कहा जाता था कि उस ग गोले की कारतूस में जो सूअर का मांस और गाय का मांस उसमें प्रयोग किया गया है। तो देखिए उस समय क्या हुआ, जो भारतीय सेना थी उसने तो इस जो ये कारतूस थी इसको लेने से मना कर दिया, और वहाँ पर क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। लेकिन जो गोरखा सेना होती है उन्होंने इसकी डिमांड की थी कि लाइए हमें वही कारतूस चाहिए। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ भी कुछ हुई हैं जिसके कारण से जो गोरखा थे उनका यहाँ से मतलब हम लोग कह सकते हैं जो गोरखाओं से यहाँ के लोगों का लगाव नहीं हो पाया, और यहाँ पर मतलब इस जो यहाँ का समाज था, जो गोरखे लोग इस समाज के निकट नहीं आ सके थे। तो ये भी बहुत बड़ी एक मतलब इनकी हम लोग कह सकते हैं कमी कह सकते हैं, इनकी विशेषता कह सकते हैं। हर समाज की अपनी विशेषता होती है, तो गोरखों की भी ये कोई विशेषता रही थी जिस कारण से ये लोग उत्तराखंड के लोगों के ज़्यादा निकट नहीं आ सके थे। चलिए ठीक है। और देखिए ये मैं आपको बताया था कि ये जो गोरखों का जो त्योहार रहेगा दसाई, इसमें क्या होता था, ये त्योहार में बकरों की और मुर्गों की इसमें बलि दी जाती थी, इस त्योहार में, ये दसाई वाले त्योहार में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और दोस्तों एक बात और बताऊँ, फेसबुक वाले पेज से आप ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से ज़रूर आप ऐड हो जाइए। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की कनिष्ठ पत्नी कांति देवी ने कुर्मांचल के सतौली परगना के ग्रामों को केदारनाथ मंदिर के सदावर्ती हेतु दान दिया था। सदावर्ती यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन प्रयोग होती है। ये तो आपको चंद्र काल में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। परमार काल में भी आपको पढ़ा चुका हूँ सदावर्त। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोरखों की राजभाषा क्या थी, तो गोरखाली। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि गोरखों की राजभाषा क्या थी, गोरखाली। देखिए गोरखाली भाषा आज भी नेपाल की राजभाषा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरखाली जो भाषा है वो आज भी नेपाल की राजभाषा है। और ये भी विद्वानों ने ये भी कहा है कि जो गोरखाली भाषा है वह संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। फिर देखिए जो ये गोरखाली भाषा है, ये गोरखाली भाषा में नेवारी, हिंदी व खसकुरी का पुट देखने को मिलता है। यानी कि जो नेवारी, हिंदी व खसकुरी है, इनका प्रभाव हमको देखने को मिलता है गोरखाली भाषा में। तो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं कि बताइए इनमें से किसका प्रभाव हमें गोरखाली भाषा में देखने को मिलता है। तो नेवारी हो, हिंदी हो, खसकुरी हो, कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर देखिए नेपाल का समूचा साहित्य नेवारी भाषा में ही मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल के साहित्य की, तो नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेवारी भाषा में ही नेपाल का समूचा साहित्य मिलता है। फिर देखिए गोरखा अधिक पढ़े लिखे न थे, वे केवल शारीरिक शक्ति के ही धनी थे। देखिए गोरखे के बारे में ये कहा जाता है कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब चतुर हुआ करते थे, और जो उनकी वो बहुत फुर्तीले हुआ करते थे, और मतलब ताकत में उनमें बहुत हुआ करती थी। तो ये देखिए अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये लोग केवल शारीरिक शक्ति के ही धनी हुआ करते थे। चलिए ठीक है। फिर देखिए गुरखिया उबरा, देखिए यहाँ पर एक नाम आया है गुरखिया उबरिया, गुरखिया उबरा। ये गुरखिया उबरा क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, ज़्यादा नहीं। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन ज़्यादा जानना आवश्यक नहीं है। बस आप इतना याद रखिए गुरखिया उबरा क्या था, ये घटना क्या थी, और कहाँ यह स्थल स्थित है। देखिए गोरखिया जो उबरा नामक कोठरी है, इसको तहखाना भी कहते हैं। गोरखिया उबरा नामक जो कोठरी है वो है जोशीमठ में। अब देखिए जोशीमठ के निकट एक बड़गांव नाम है, बड़गांव, तो उसी में यह गोरखिया उबरा नामक एक कोठरी है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो गोरखा लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ, यहाँ पर गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा स्थानीय लोगों पर। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो गोरखा जो सेना होगी, जो गोरखा आक्रमणकारी होंगे, उनको पकड़कर एक तहखाना होगा जिसको गोरखिया उबरा कहा गया है, इस तहखाने बंद करके उन सबको मार दिया। तो इसलिए यह स्थल यहाँ पर से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। गोरखिया उबरा नामक कोठरी कहाँ रहेगी, वो रहेगी जोशीमठ में। जोशीमठ में नाम में गाँव का लिख देता हूँ, चलिए। बड़गांव नाम है, तो इसी बड़गांव में, यानी कि जोशीमठ के निकट एक गांव है बड़गांव, इसी बड़गांव में यह गोरखिया उबरा नामक एक कोठरी है, जहां पर गोरखा जो आक्रमणकारी थे, स्थानीय लोग जो वहाँ पर थे, उनको पकड़कर गोरखों को मार दिया था।
तो दोस्तों ये रही थी आपकी गोरखों की बात। तो गोरखों का चैप्टर तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 वीडियो गोरखों की आ चुकी हैं, जहाँ से आपका पूरा गोरखा काल समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आगे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन। उत्तराखंड में कैसे करके ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। शुरुआत हम लोग करेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध से। शुरुआत हम लोग करेंगे किससे? आंग्ल गोरखा युद्ध से, यानी कि जो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में यहाँ पर युद्ध होते हैं, क्योंकि अगर जब यहाँ पर अंग्रेज जब यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के लिए आएंगे तो युद्ध तो होगा ना, क्योंकि बिना युद्ध करे तो यहाँ पर अपना राज जमा नहीं पाएंगे, तो एक युद्ध होगा। तो उस युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे। तो उन युद्धों के पढ़ने के बाद ही जो यहाँ पर अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था होगी, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लिया कीजिए। हर कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य ही करता हूँ। फेसबुक पे से आप ऐड हो जाइए, और काफ़ी सारा कोर्स हमारे चैनल पे कवर करवा दिया है उत्तराखंड के इतिहास का। आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड में स्थापित प्राचीन राजवंश और चंद्रकाल, पवार काल, सारा का सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज आपका गोरखा काल भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द ही आपका ब्रिटिश काल शुरू कर दिया जाएगा। तो तब के लिए अगर आपको देखिए वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और इसको शेयर कर दिया कीजिए उन लोगों को जिनको फ्री कोर्स की बहुत ही आवश्यकता हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आपकी ब्रिटिश काल से संबंधित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।